अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली सुफियान। और आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स प्लस अल्कोहल एंड फिनोल्स। क्योंकि दोनों ज़रा छोटे टॉपिक हैं तो इसलिए इनको एक साथ ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। टॉपिक सबसे पहले हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स आर हैलोजिनो अल्केन्स। Halogenyl alkanes is the IUPAC name of alkyl halide. Alkyl halide are also called as halogenoalkanes. Contents according to EHS syllabus तो उसके अंदर importance of halogenoalkanes हैं, reaction of alkyl halides हैं और nucleophilic substitution reactions and their mechanisms। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले importance of halogenoalkanes। उसमें सबसे पहला हैलोजिनोअल्केन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में हम जानते हैं कि ये बेसिकली इनके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और साथ में कार्बन होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर इनका जनरल फार्मूला देखा जाए तो CFX Cl4-X, यानी कि जितने फ्लोरीन एटम होंगे उतने उसमें क्लोरीन एटम कम कर दें 4 में से। ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है CFCl3, या फिर इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 कहा जाता है, या फिर इसको फ्रीऑन 11 का नाम दिया जाता है जो कि इसका ट्रेड नेम है। तो ट्रेड नेम के साथ जो है ये ज़्यादातर जाना जाता है फ्रीऑन 11। तो अगर ये MCQ आ जाए कि व्हाट इज़ द फ्रीऑन 11, तो दैट इज ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन CFCl3। यूजेस अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले ये यूज़ होता है एज अ रेफ्रिजरेंट। सेकंड वन एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। थर्ड वन इज द जनरेटिंग फोम्ड प्लास्टिक। फोम्ड प्लास्टिक बनाने के लिए भी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दैट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इनको जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ब्लड। इसके अलावा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। आजकल की साइंस जो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आर्टिफिशियल ब्लड जो है बनाया जा सके, तो ये आर्टिफिशियल ब्लड को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इम्प्लीकेशंस आर ड्रॉबैक्स, कि अगर इसका जो है वो नुकसान क्या है, या अगर इसका किसी भी बॉडी के साथ इंटैक्ट हो जाए तो उसके ऊपर जो है ये क्या ड्रॉबैक्स या क्या इम्प्लीकेशंस देते हैं। तो डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरीन होता है तो ये सनलाइट की वजह से फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल तकरीबन 5000 टाइम्स मोर ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम है, तो दैट्स व्हाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉट द मेजर कॉज ऑफ द global warming. Second halogen alkane is the halothane. Halothane is also a very important compound. अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो CF3CHClBr। जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा एनेस्थेटिक यूज इन द लिक्विड स्टेट, वाहिद ये एनेस्थेटिक है जो लिक्विड स्टेट के अंदर यूज़ किया जाता है। थर्ड इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हेलोजिनो अल्केन और हेलोथेन। तो हेलोथेन ड्यू टू क्लोरीन इट इज़ एनेस्थेटिक। जो इसके अंदर क्लोरीन एटम है ये इसके एनेस्थीजिया की मेन रीज़न है। सेकंड, ओनली एनेस्थेटिक कंटेन्स ब्रोमीन। वाहिद एनेस्थेटिक ऐसा है जिसके अंदर ब्रोमीन मौजूद है। ड्यू टू ब्रोमीन इट हैज़ लिक्विड स्टेट बिकॉज ब्रोमीन हैज़ हायर मोलर मैस। तो ब्रोमीन क्योंकि ज़्यादा मोलर मैस रखता है तो इस वजह से इसके जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी, या जो इसके अंदर लिक्विड स्टेट में रहने की कैपेबिलिटी है वो ब्रोमीन एटम की वजह से है। ड्यू टू फ्लोरीन इट इज़ वेरी स्टेबल बिकॉज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हैज़ हाई बॉन्ड एनर्जी। तो फ्लोरीन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इट इज़ कलरलेस, प्लेजेंट स्मेलिंग बट अनस्टेबल टू लाइट। ये कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेलिंग होता है, लेकिन लाइट के ऊपर जो है ये अनस्टेबल है, क्योंकि लाइट के ऊपर इसका भी कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होते हैं। नेक्स्ट IUPAC नेम अगर हम इसका देखें तो इसका IUPAC नेम आता है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरोइथेन। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये कार्बन, इसके साथ 3 फ्लोरीन, एक कार्बन, उसके साथ एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन। तो जब इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो इसका आएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरोइथेन।
नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूजेस अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स में इस्तेमाल होता है, प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कंटेनर्स, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यूजेस एज अ सॉल्वेंट, यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, कलरलेस लिक्विड हैविंग स्वीट स्मेल, एंड इट्स IUPAC नेम इज टेट्राक्लोरोमीथेन। इम्प्लीकेशंस और ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो कॉमन इफेक्ट्स जो है वो, अगर इसको कॉमनली थोड़ा सा लो कंसंट्रेशन में जो है वो इसके इफेक्ट क्या होते हैं? तो डिजीनेस कॉज करता है, लाइट हेडेडनेस कॉज करता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग को कॉज करता है। बट अगर सीवियर इफेक्ट्स में आ जाए तो कॉमा, अनकॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ। आई इरिटेंट है, आई इरिटेशन जो है कॉज करता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज करता है क्योंकि इसमें भी कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड है, तो जो कि ब्रेक होकर क्लोरीन फ्री रेडिकल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफॉर्म है जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो ट्राइक्लोरोमीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। यूजेस अगर हम देखें तो सॉल्वेंट फॉर फैट्स है, प्रोडक्शन ऑफ फ्री ऑन रेफ्रिजरेंट है, जनरल एनेस्थेटिक है। एंड इम्प्लीकेशंस और ड्रॉबैक्स क्या है? तो माइल्ड अगर एक्सपोजर हो तो डिजीनेस, फटीज एंड हेडेक कॉज करता है। बट अगर क्रोनिक एक्सपोजर हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो, तो डैमेज टू लिवर, किडनी एंड स्किन सोर्स। तो दैट्स वाई इसको जो है वो अब एनेस्थेटिक के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसका एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक एक्सपोजर में जब दिया जाता है तो ये लीवर को और किडनी को डैमेज करता था। तो इस वजह से अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इसकी जगह पे हेलोथेन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं फॉर द एनेस्थेटिक। इसके अलावा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर ऑफ द फ्लोरीन एंड कार्बन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन कहलाता है। वैल्यूएबल प्लास्टिक है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेंट, एसिड्स एंड एल्कलीज। जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं, एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, उनका अटैक जो है वो इस प्लास्टिक के ऊपर नहीं होता। मेड क्रूयन फ्री पार्ट्स ऑफ मशीनरी, यूज होता है क्रूयन फ्री पार्ट बनाने के लिए मशीनरी के। कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स की कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज अ नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैन्स। तो जो हमारे घरों के अंदर नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी भी असल में कोटिंग जो है वो टेफ्लॉन से की जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी कुछ जो है वो ब्रांचेस देखें कि कौन से हमारे पास मोनोहेलो एल्केन्स, तो मोनोहेलो एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। यही बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल में देखें CH3 CH2Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड है। सेकेंडरी में जो है वो हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। और टर्शरी के अंदर जो है वो हमारे पास 2,2 डाईमिथाइल इथेन, 2,2 डाईमिथाइल 1 क्लोरो इथेन। तो ये हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है। तो नीचे अगर आप देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर क्या फर्क होगा कि अगर ये कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है, अगर ये आगे एक कार्बन से जुड़ा हो तो ये प्राइमरी है। अगर जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा है, अगर वो आगे दो कार्बन एटम से जुड़ा हो तो वो सेकेंडरी है। और अगर ये कार्बन एटम जो हैलोजन से जुड़ा हो आगे तीन कार्बन एटम से अटैच हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमारा मेन सेकंड टॉपिक है इसके अंदर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी, सबसे पहले इसमें आ जाता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी। और याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिएक्टिविटी। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उतनी रिएक्टिविटी कम होती है, एंड दैट इज द डोमिनेंट फैक्टर इन द केस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के केस में ये डोमिनेंट फैक्टर है जो मेन कंट्रोल करता है इसकी रिएक्टिविटी को। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है कि यही डोमिनेंट फैक्टर है और यही कंट्रोल करता है इसकी रिएक्टिविटी को। और रिएक्टिविटी ऑर्डर इसके लिहाज से क्या बनेगा? तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आप बॉन्ड एनर्जीज के लिहाज से देखें तो यहाँ पर कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देन इससे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी 290 CBr बॉन्ड की है तो दैट से उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इससे ज्यादा एनर्जी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की है तो उसकी रिएक्टिविटी मजीद कम होगी। और सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। देन अगर हम सेकंड इसका फैक्टर देखें तो सेकंड फैक्टर इज द कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। इनके अंदर जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो भी एक जो है वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है रिएक्टिविटी को। तो रिएक्टिविटी की अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे जाना पड़ेगा। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर इज द बॉन्ड पोलैरिटी, उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। और जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी याद रखें वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड पोलैरिटी
पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग वो ये है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी है कार्बन फ्लोरीन के दरमियान, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, देन RCl को रिएक्टिव होना चाहिए, देन RBr को, और देन RI को। तो दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। अब यहां पर यही मेन चीजें हैं कि MCQ के अंदर वहां पर आपको की पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि क्या उसने बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से पूछा है या बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से पूछा है। अगर वो ऑर्डर पूछे बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देन दिस ऑर्डर इज द करेक्ट, बट अगर वो पूछे बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से देन द दिस ऑर्डर इज द करेक्ट। बट अगर ये ना लिखा हो कि किसके लिहाज से पूछ रहा है तो फिर आपके पास ये अंडरस्टूड बात है कि वो रियल वाला पूछ रहा है, और रियल वाला डोमिनेंट फैक्टर के लिहाज से यही ऑर्डर जो है वो इसके अंदर करेक्ट ऑर्डर है। ये इसके अंदर एक्सपेक्टेड ऑर्डर था जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट MCQ को सॉल्व करते हैं। द मेन फैक्टर दैट डिसाइड्स एक्सपेरिमेंटली द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज, तो अभी बताया जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज द डोमिनेंट फैक्टर, तो इसलिए CX बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। Then the order of reactivity of alkyl halide for particular alkyl group with respect to bond polarity। अब देखिए उसने बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से पूछा है, तो अगर बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो चूंकि फ्लोरीन वाले जो बॉन्ड हैं वो सबसे ज्यादा पोलर हैं और वहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन इसके अंदर ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज, तो ये अभी हमने देखी है 346 किलो जूल पर मोल होती है। विच CX बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इट हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल। विच RX बॉन्ड हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। अब इसके अंदर देखिए उसने विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड पोलैरिटी और विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी बात नहीं की, विच मीन्स दैट वो हमें रियल ऑर्डर पूछ रहा है कि रियल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो दैट इज द RI, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसका टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डेफिनेशन देखें, इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द X ग्रुप इन RX इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट ग्रुप दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल असल में अटैक करेगा और हैलोजन यहां से लीव करके चला जाएगा, तो इसी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि इस केस में देखें RX के ऊपर अटैक किया OH नेगेटिव ने, देन OH नेगेटिव X की जगह पर रिप्लेस हो गया और X नेगेटिव यहां से लीव करके चला गया। अब इसके अंदर जो RX है दैट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट, OH नेगेटिव इज कॉल्ड एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, X नेगेटिव इज कॉल्ड एज अ लिविंग ग्रुप एंड ROH इज द प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये टू मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड होता है। फर्स्ट मैकेनिज्म इज द SN2 रिएक्शंस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ SN2, तो फीचर्स हैं इसके अंदर दैट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म एज द न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट अटैकिंग द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट द बॉन्ड विद लिविंग ग्रुप स्टार्ट्स ब्रेकिंग। तो एक ही स्टेप के अंदर जो है ये रिएक्शन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जबकि लिविंग ग्रुप उसी के दौरान वहां से लीव करता है, एंड द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। तो जितना बॉन्ड साथ साथ बन रहा होता है उतना ही बॉन्ड साथ साथ जो है वो लिविंग ग्रुप का ब्रेक हो रहा होता है। अगर आप इसको देखें तो रे डिटर्मिनिंग स्टेप इसके अंदर यही सिंगल स्टेप है जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर और लिविंग ग्रुप यहां से लीव करके चला जाता है, और दूसरे केस में जाके देखें तो लिविंग ग्रुप यहां से जा चुका है जबकि न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैच हो चुका है। एग्जाम्पल्स जैसे कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एक्वस QH, अगर आप एक्वस QH के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर यही रिएक्शन होगा कि Br रिप्लेस हो जाएगा जबकि OH जाके अटैक हो जाएगा CH2 के ऊपर। स्टेप्स की बात करें तो टू स्टेप का मैकेनिज्म है, जैसे कि पहले स्टेप के अंदर देखें, सॉरी वन स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप के अंदर ही ये रिएक्शन होगा जिसके अंदर KOH जो है वो आयोनाइज हुआ है और बाद में उसने जाके अटैक कर दिया, इस OH ने यहां पर जाके इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनी जहां पर OH का बॉन्ड बन रहा है जबकि Br का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके अंदर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि देखें यहां पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3 है, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन स्टेट ये sp2 कार्बन जो है बन चुका है क्योंकि इसके साथ तीन जो है बॉन्ड हैं और बाकी ये वाला जो बॉन्ड है ये एक तो बन रहा है और दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो here is the hybridization state is sp2।
देन sp2 से वापस जब ये जाता है तो ये sp3 के अंदर वापस चला जाता है और Br नेगेटिव यहां से लीव करके चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट आ गई जिसके अंदर OH जो है वो यहाँ पर आ चुका है। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ऑन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे अल्काइल हैलाइड होंगे जो SN2 रिएक्शन को इजीली करेंगे, यानी कि सबसे इजीली कौन करेगा। तो उसके लिए देखें स्पेस फील्डिंग मॉडल के साथ जो है वो आपको शो किया गया है शेप्स एंड रिलेटिव साइजेस। जैसे अगर आप देखें तो ये मिथाइल क्लोराइड है या मिथाइल ब्रोमाइड है, ये ब्रोमीन एटम को येलो कलर शो कर रहा है, जबकि बाकी ये वाला जो ग्रुप है ये असल में मिथाइल ग्रुप को जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर अटैक सबसे इजी है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक करना आसान है। बट अगर आप इस केस में आ जाएं तो इस केस के अंदर जो है ये हमारे पास एक इथाइल ग्रुप आ गया, तो इथाइल ग्रुप के अंदर ये मेजर कार्बन है जिसके ऊपर अटैक होना है, तो यहाँ पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इसने कॉज कर दी। देन अगर इसके अंदर 2 ग्रुप आ जाए तो 2 बल्किर ग्रुप आने से ये स्टेरिकली मजीद हिंड्रेड हो जाएगा, और अगर 3 ग्रुप आ जाए तो देखें ये स्टेरिकली मजीद हिंड्रेड हो गया क्योंकि ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर अटैक होना था। तो जितना वो कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होता जाएगा, दैट्स वाई वहां पर अटैकिंग कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम होती जाएगी और इसलिए वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कम होता जाएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास मिथाइल इस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस केस में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। SN1 रिएक्शन में आ जाएं तो फीचर्स इसके 2 स्टेप मैकेनिज्म है। आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। पहले स्टेप के अंदर जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है एंड देन अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोकेटाइन। एग्जांपल्स में आ जाएं तो देखें रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक KCN के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं तो इस केस में हमारे पास जो है वो देखें रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो KCN जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो उसी तरीके से हमारे पास प्लस KBr बन जाएगा। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो इस केस के अंदर थोड़ा सा जो है वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका असल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो SN1 के अंदर जो है वो क्या होगा। ये रिवर्स लिखा हुआ है, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 के केस में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रिवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। पहले स्टेप के अंदर देखें कार्बोकेटाइन बनेगा जिसके अंदर जो है वो कोई पोलर सॉल्वेंट इन्वॉल्व होगा और पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में जो लीविंग ग्रुप है वो पहले लीव करके चला जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहां पर भी वही सिचुएशन है कि कार्बन पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जब कार्बोकेटाइन बना तो दैट बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बोकेटाइन के ऊपर एंड देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जरा समरी देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो फीचर्स के अंदर आ जाएं और SN1 और SN2 को कंपेयर करें। सबसे पहले मॉलिक्यूलैरिटी, तो SN1 ये असल में यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स मॉलिक्यूलैरिटी इज 1, व्हाइल द SN2 इज द बायमॉलिक्यूलर, तो बायमॉलिक्यूलर मीन इट हैज 2 मॉलिक्यूल। रिएक्शन के अंदर आ जाएं तो रिएक्शन इसका देखें RX कार्बोकेटाइन प्लस नेगेटिव चार्ज बनता है, यानी कि पहले के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा और दूसरे स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। व्हाइल SN2 रिएक्शन हैज ओनली 1 स्टेप, इसका सिर्फ एक ही स्टेप है कि एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाता है। साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो SN1 रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल में अटैक फ्रॉम एनी साइड, ये दोनों साइडों से अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बोकेटाइन बन चुका होता है और कार्बोकेटाइन जब बन जाता है तो उसके अंदर दोनों साइडें अवेलेबल हैं कि वो फॉरवर्ड से अटैक करे या बैकवर्ड से अटैक करे। बट SN2 रिएक्शंस के अंदर चूंकि एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन होना होता है तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 को फॉलो करते हैं, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 को फॉलो करते हैं। रेट इक्वेशन की बात की जाए तो इसकी रेट इक्वेशन के अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन आएगी क्योंकि इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप पहला स्टेप है और उसके अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व हैं, जबकि SN2 रिएक्शन के अंदर इसके अंदर अल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर आती है, इसलिए रेट इक्वेशन के अंदर भी ये दोनों चीजें आएंगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो SN1 जो इसके साथ 1 लिखा हुआ है यही इसका ऑर्डर भी है और SN2 जो है इसका सेकंड ऑर्डर है, तो दैट्स हैड एज द ऑर्डर ऑफ 2। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो SN1 के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमाइजेशन होती है जहां पर 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि 50% इसके अंदर
इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी कि जो पहले से जुड़ा हुआ अल्काइल हैलाइड है उसके साथ जो हैलोजन है या तो न्यूक्लियोफाइल उसी साइड पर आ जाता है या बिल्कुल उससे अपोजिट साइड पर, तो एक रेसिमाइजेशन होती है। लेकिन यहां पर SN2 के अंदर नो रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड एंड 100% इज इन्वर्जन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है बैक साइड से, तो इसलिए हमेशा 100% इन्वर्जन होती है। स्टेप्स की बात करें तो SN1 is a two-step mechanism. First one is the carbocation formation and the second one is the nucleophile attack. और first step इसका मैकेनिज्म एक ही स्टेप का है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड लिविंग ग्रुप डी अटैच अकर साइमल्टेनियसली। व्हाट आर द कंडीशंस? तो फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट, अगर SN1 रिएक्शंस की बात की जाए तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर फेवर होते हैं, जबकि SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड इन लेस पोलर सॉल्वेंट आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। मजीद समरी के अंदर आ जाएं तो रिएक्टिविटी की बात करें तो SN1 के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल, while in the SN2 reactions methyl are the more reactive, then primary, then secondary and then tertiary. Determining factor क्या है? तो stability of carbocation is the determining factor. जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और SN2 रिएक्शंस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस इज द मेन डिटर्मिनिंग फैक्टर, क्योंकि SN2 रिएक्शंस के अंदर जो है वो बैक साइड से अटैक होना होता है, तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना अटैक आसानी से होगा। Effect of nucleophile, तो concentration of nucleophile has no effect on the rate of reaction. SN1 के अंदर nucleophile का कोई इफेक्ट नहीं होता on the rate of reaction, while SN2 reactions rate depend upon the nucleophilicity of nucleophile. ये nucleophilicity of nucleophile के ऊपर डिपेंड करता है, and the nucleophilicity is directly proportional to the rate of reaction. जितनी nucleophilicity of nucleophile ज्यादा होगी उतना rate of reaction ज्यादा होगा। और कंपीटिटिव रिएक्शन जो इसके बिल्कुल साथ कंपीट करते हैं, इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, तो SN1 को कंपीट करते हैं E1 मैकेनिज्म और SN2 को कंपीट करते हैं E2 मैकेनिज्म्स। सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर अगर आप देखें तो ये आपका रिएजेंट है जिसके अंदर ब्रोमीन अटैच है और यहाँ पर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो दिए गए हैं जिसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं, तो आप इन सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ से एक दफा देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है, इन SN2 रिएक्शंस द प्रोडक्ट हैविंग इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन एज द रिएक्टेंट, किसके अंदर SN2 के अंदर कितनी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होती है? तो दैट इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इन SN1 मैकेनिज्म? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN1 लिखा हुआ है तो जस्ट 1 होगा, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। व्हिच RX आउट ऑफ दीज फॉलो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म? तो जो सेकेंडरी होते हैं वो हमेशा SN1 और SN2 दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द चार्ली ऑप्शन। द ईज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन, तो SN2 के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है, देन टर्शरी, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। SN रिएक्शंस इन्वॉल्व्स, तो SN रिएक्शंस के अंदर ब्रेकेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड है, तो दैट्स व्हाई बोथ अल्फा एंड बीटा। रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये जो SN2 होता है ये बेसिकली सिंगल स्टेप है और इसलिए इसके अंदर अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होती है, तो दैट्स व्हाई चार्ली ऑप्शन बोथ अल्फा एंड बीटा। इन SN2 मैकेनिज्म द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम चेंज फ्रॉम sp2 टू sp3, तो ये sp2 से sp3 के अंदर जो है वो चेंज होती है। व्हेन aqueous QH is reacted with propyl bromide the product will be, तो अगर आप aqueous QH की बात करें तो ये चूंकि सब्स्टिट्यूशन करवाएगा तो इसलिए 1 प्रोपेनॉल इज द प्रोडक्ट। मिथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद KCN gives, तो मिथाइल साइनाइड जो है वो इससे बनेगा। देन द गुड न्यूक्लियोफाइल दैट इज आल्सो अ गुड लिविंग ग्रुप, तो आयोडाइड इज द गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद इथाइल ब्रोमाइड विल गिव, तो अगर हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवाएं तो ये अमोनोलाइसिस कहलाता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे प्रोसीजर होता है जिसके अंदर 3 से 4 प्रोडक्ट बनती हैं, जिसमें इथाइल अमाइन भी है, डाईइथाइल अमाइन भी है, ट्राईइथाइल अमाइन भी है और क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड भी है, तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इसके एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में देखें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन ऑफ HX, इसके अंदर HX की एलिमिनेशन होती है। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो E2 रिएक्शंस एनालोगस टू SN2 एंड E1 रिएक्शंस आर द एनालोगस टू SN1 रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन फीचर्स की बात करें तो E1 रिएक्शंस के अंदर फेवर्ड बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है,
जबकि E2 रिएक्शंस के अंदर फेवर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, वन स्टेप मैकेनिज्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड शो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म देखें E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसके अंदर यही चीज जो है वो की गई है कि E2 रिएक्शन अकर व्हेन अ सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बेस हो तो तब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवर होता है। और इस केस में अगर आप देखें तो OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, H नेगेटिव, ये सारे के सारे जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो करवाएंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगर E2 मैकेनिज्म के साथ होगा तो एक सिंगल स्टेप है और इसके अंदर बेस अटैक करेगी इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, एंड देन बीटा हाइड्रोजन ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां पर आ जाएगा और हैलोजन यहां से लीव करके चला जाएगा, तो हमारे पास एक अल्कीन बनेगी। सिमिलरली E1 के अंदर है, लेकिन ये यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और मैकेनिज्म इसके अंदर 2 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व है। पहले स्टेप के अंदर जो है वो चूंकि हमारे पास जो है वो हो जाती है आयोनाइजेशन और कार्बोकेटाइन बनता है। देन कार्बोकेटाइन के बाद जब अटैक होता है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो कार्बोकेटाइन जो है वो बाद में खुद को रीअरेंज करके तो अल्कीन प्रोडक्ट जो है वो दे देता है। तो इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। Reactions of secondary alkyl halides to substitution reaction predict the product and mechanism that occur with isopropyl chloride and KCN। तो इस केस में SN2 मैकेनिज्म आएगा और अगर आप जो है वो इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएं तो उस केस में भी हमारे पास इसके अंदर एलिमिनेशन भी हो जाती है। तो सेकेंडरी दोनों तरह के रिएक्शंस को जो है वो फेवर करते हैं। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों कंपिटिटिव रिएक्शन है, साथ साथ चल रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए 4 फैक्टर्स हैं आपके पास। सब्स्टिट्यूशन फेवर्स इन मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक एक्वस व्हाइल द एलिमिनेशन इज फेवर इन लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। सब्स्टिट्यूशन, इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग देन सब्स्टिट्यूशन अकर्स, एंड इफ बेस इज द स्ट्रॉन्गर देन एलिमिनेशन अकर्स। लोअर टेम्परेचर फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन, अगर टेम्परेचर कम हो तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होगी, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो दैट फेवर्स द एलिमिनेशन। एंड सब्स्टिट्यूशन, लेस क्राउडिंग ऑफ सबस्ट्रेट फेवर्स सब्स्टिट्यूशन व्हाइल द हायर क्राउडिंग फेवर्स एलिमिनेशन। एमसीक्यू है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज द सेम। इनके अंदर बताएं कि कौन सा जो है वो रिएक्शन है जिसके अंदर पहला स्टेप जो है वो सेम होता है। तो दैट इज E1 एंड SN1, क्योंकि दोनों 2 स्टेप मैकेनिज्म रखते हैं और पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल और बेस अटैक्स द बीटा हाइड्रोजन, तो जो न्यूक्लियोफाइल या बेस है वो फिर अटैक करती है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कीन्स बाय एलिमिनेशन, तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं अल्कीन्स के अंदर बाय द एलिमिनेशन प्रोसेस। आइडेंटिफाई C इन द फॉलोइंग इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान के साथ इसको समझिएगा। C2H5Cl अल्कोहलिक OH, जब अल्कोहलिक आ गया तो यहां पर एलिमिनेशन फेवर होगी, तो इसलिए अगर एलिमिनेशन होगी तो A बनेगा अल्कीन, अल्कीन बन जाएगी इसकी इथीन। देन इथीन की करवाएं ब्रोमिनेशन, तो उसके अंदर जो है वो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो B प्रोडक्ट इज द 1,2 डाइब्रोमो इथेन। देन अगर उसका KCN से रिएक्शन करवाएं तो CN एक ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो जब एक ब्रोमीन रिप्लेस हो गया तो देखें यहां पर एक ब्रोमीन रिप्लेस हो गया जबकि दूसरा ब्रोमीन यहां पर अटैच है, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेल अगर यहां पर जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर मैं यहां पर 2 KCN लिखता, 2 KCN, तो अगर मैं यहां पर 2 KCN लिखता तो देन हमारे पास प्रोडक्ट चेंज होके ये बन जाती, क्योंकि अगर 2 KCN के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते तो फिर हमें पता था कि एक ब्रोमीन के साथ साथ दूसरा ब्रोमीन जो है वो भी रिप्लेस हो जाता, तो देन हमारे पास C ऑप्शन जो है वो ठीक होता। लेकिन यहां पर चूंकि 2 नहीं दिया हुआ तो इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व काइनेटिक्स, तो बायोमॉलिक्यूलर से मुराद है ये हमारे पास SN2 है, तो SN2 फॉलो करते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। व्हाट इज द शेप ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज प्लेनर, ये प्लेनर होता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड यील्ड्स, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड करवाएं तो इथाइलिन या इथीन बनता है। सम जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स, इसमें वुड सिंथेसिस आ जाता है जिसके अंदर हम सिमेट्रिकल एल्केन्स जो है प्रिपेयर करते हैं। ईथर की मौजूदगी में सोडियम के साथ रिएक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसके अंदर जिंक की मौजूदगी में हम रिडक्शन करवाते हैं। एंड रिएक्शन विद Na4Pb यानी कि सोडियम लेड अलॉय,
तो जो सोडियम हैलाइड अलॉय है इसके साथ हम बनाते हैं, हमारे पास जो है R4PB यानी कि इथाइल लेड या फिर मिथाइल लेड बनते हैं, TML टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड, जो कि यूज होते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन द गैसोलीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है RMgX, इसका जनरल फार्मूला है, प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द RX प्लस Mg ईथर RMgX। तो इसके अंदर जो है बेसिकली ईथर की मौजूदगी में जब मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं तो इसके साथ हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। रिएक्शन कंडीशंस क्या है, तो ऑल रिएक्टेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड प्योर। तो रिएक्शन कंडीशन ये हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट लाजमी तौर पर जो है वो ड्राई होने चाहिए और प्योर फॉर्म के अंदर होने चाहिए। अगर इम्प्योरिटी आ जाती है या उसके अंदर वेटनेस आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर के साथ फौरी तौर पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना रिएक्टिव है कि ये अल्केन बना देता है। तो दैट्स वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए सारे के सारे रिएक्टेंट एब्सोल्युटली ड्राई और प्योर होने चाहिए। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हाईली रिएक्टिव ड्यू टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड पोलैरिटी, और इस बॉन्ड पोलैरिटी को देखें तो RCH2 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, मजे की बात इसके अंदर देखें तो आप इसको जो है वो ओवरऑल लुक करें तो आपके पास वाटर, अमोनिया और अल्कोहल, अगर ये तीनों रिएजेंट होते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा जो प्रोडक्ट देगा वो अल्केन देगा। अगर क्लोरोसायनाइड आता है तो ये अल्केन नाइट्राइल बनाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिएजेंट तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर एल्डिहाइड होता है तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास जो है वो कोई और एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कोई कीटोन है तो टर्शरी अल्कोहल देगा। तो देखें ये बड़ी प्रिडिक्टेबल सी प्रोडक्ट है, अगर आप इनको जहन में रखें तो आप बड़ी आसानी से ये एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसके अंदर से कोई एमसीक्यू आपको आ जाता है तो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद मैग्नीशियम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद मैग्नीशियम इज द प्राइमरी, देन हमारे पास जो है वो इथाइल एंड देन इज द प्रोपाइल। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से जब चलता है तो जितनी अल्काइल चेन बढ़ती जाती है उतनी मैग्नीशियम के साथ रिएक्टिविटी कम होती जाती है। द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज पोलर कोवलेंट। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट फॉर्म अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ना कि अल्कोहल बनाता है। तो इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनोन तीनों जब रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड टॉपिक है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। टॉपिक अल्कोहल एंड फिनोल्स अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस, अल्कोहल्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल को डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे, फिनोल्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रिएक्शन ऑफ फिनोल है और एसिडिटी ऑफ वाटर, एथेनॉल एंड फिनोल है। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, तो डेफिनेशन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को अल्कोहल कहा जाता है। जनरल फार्मूला ROH है और R में भी एन अल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर देखें मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल हो सकता है और ये बेंजाइल है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेंजाइल। जब बेंजीन के आगे CH2 ग्रुप लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेंजाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद वाटर, तो अगर आप वाटर के साथ इसकी सिमिलैरिटी देखें तो देखें बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर इधर लगा हो तो ये वाटर है, और अगर हाइड्रोजन की जगह पर R ग्रुप आ जाए तो ये अल्कोहल है। तो वाटर के अंदर हम जानते हैं 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की होती है। यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप आने से इसके दरमियान जो है वो थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, ये बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्जन की वजह से जो है वो 108.9 डिग्री के ऊपर जो है ये इनके बॉन्ड एंगल चला जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसमें मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक आ जाते हैं, और अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप आए तो प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स इस केस में आते हैं।
देन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप मोनोहाइड्रिक यानी कि जिनके अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, और पॉलीहाइड्रिक जिसके अंदर डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक आ जाते हैं। डाइहाइड्रिक मीन जिसके अंदर दो, या ट्राइहाइड्रिक मीन जिसके अंदर तीन होंगे। प्राइमरी अल्कोहल्स, OH अटैच कार्बन फर्दर अटैच विद वन कार्बन, वो OH जो एक कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अगर सिर्फ आगे एक कार्बन से अटैच हो तो वो कहलाता है प्राइमरी। अगर वो कार्बन आगे दो से अटैच हो तो सेकेंडरी, और अगर वो कार्बन आगे तीन से अटैच हो तो टर्शरी। सिमिलरली डाइहाइड्रिक के अंदर कंटेन 2 OH ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक के अंदर कंटेन 3 OH ग्रुप। और एग्जांपल्स में आ जाएं तो एथानॉल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल है। सिमिलरली 1,2 इथेन डाइओल, या इसको ग्लाइकोल भी कहते हैं, ये जो है वो हमारे पास डाइहाइड्रिक की है। और ट्राइहाइड्रिक की 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल, यानी कि जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्लिसरोल है या ग्लिसरीन है, ये हमारे पास एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल है। और ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर आप देखें तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो अगर आप देखें तो उसके इसमें हमारे पास जो है ऐसा OH जो आगे तीन के साथ अटैच होता है वो टर्शरी, जिसके अंदर एक के साथ अटैच होगा वो प्राइमरी, और जिसके अंदर दो के साथ अटैच होगा वो सेकेंडरी। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहले फर्मेंटेशन आ जाती है। जो एथानॉल की हमने प्रेपरेशन देखनी है, तो फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। तो यीस्ट की मौजूदगी में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि शुगर को कन्वर्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द फर्मेंटेशन, ध्यान से नोट कीजिएगा इनको। सबसे पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर होती है। प्रॉपर एयरेशन रिक्वायर होती है ताकि वहां पर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रॉपर एयरेशन की वजह से अपने जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकें। देन डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे तरीके से एक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट पे एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम ये होता है कि वो प्रिजर्व करे, यानी कि इन चीजों को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाए, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का वो नहीं हो पाएगा। देन रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथानॉल, तो इन पाकिस्तान अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, मोलेसिस एंड फ्रूट जूसेस। तो पाकिस्तान के अंदर इन तीन चीजों के साथ जो है वो फर्मेंटेशन करवाई जाती है एंड देन एथानॉल प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम स्टार्च। रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो देखें हमारे पास जो है वो स्टार्च का जनरल फार्मूला C6H10O5 N यूनिट्स, और अगर आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो डायास्टेज की मौजूदगी में ये हमारे पास जो है वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन माल्टोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो माल्टेज की मौजूदगी में होगी, और इससे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनेगा। एंड देन ग्लूकोज जो है उसको अगर आप जाइमेज की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लूकोज जो है वो एथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर अरेंजमेंट याद रखिएगा कि सबसे पहले डायास्टेज, देन माल्टेज, देन जाइमेज। फ्रॉम मोलेसिस बात करें तो मोलेसिस से जब आप जो है वो मोलेसिस लेते हैं तो मोलेसिस के अंदर वाटर ऐड कर दें तो इन्वर्टेज की मौजूदगी में ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना तो सिर्फ आगे जो जाएगा वो सिर्फ ग्लूकोज जो है वो एथानॉल में कन्वर्ट होगा, लेकिन फ्रुक्टोज एथानॉल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। सिमिलरली कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, जैसे कि वाइन की बात करें तो वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनती है। तो जो ग्रेप्स शुगर होती है उससे वाइन बनाई जाती है। यीस्ट की मौजूदगी में अल्कोहल बनेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल फर्मेंटेशन। बियर जब बनाई जाती है तो ये स्टार्च से बनती है, बार्ले स्टार्च, तो स्टार्च से बनाई जाती है, और स्टार्च से माल्टेज की मौजूदगी में माल्टोज बनता है, और माल्टोज से आगे हम बनाते हैं अल्कोहल, जिसके अंदर यीस्ट की मौजूदगी में ये सारा है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल सीक्वेंशियल फर्मेंटेशन। इसके अंदर मल्टीपल फर्मेंटेशन है लेकिन सीक्वेंस वाइज है, पहले एक सीक्वेंस बाद में सेकंड सीक्वेंस। जबकि जो सेक ये भी एक टाइप ऑफ जो है वो अल्कोहल है, एथानॉल है, जो कि राइस से बनाई जाती है, चावलों से बनाई जाती है। तो चावलों के स्टार्च से जो बनाई जाती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ग्रेप शुगर एंड ग्रेप शुगर से अल्कोहल। तो दैट इज मल्टीपल पैरेलल फर्मेंटेशन। ये पैरेलल फर्मेंटेशन होती है जिसके अंदर सीक्वेंस नहीं है बल्कि एक ही साथ साथ जो है ये आगे फर्मेंटेशन खुद ब खुद होती जाती है। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेक।
नेक्स्ट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अल्कोहल, तो इसके अंदर फर्मेंटेशन या फर्मेंटेड अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन इज ओनली 12 to 14% प्योर। बियॉन्ड दिस लिमिट इंजाइम्स बिकम्स इनएक्टिव, इससे ज्यादा नहीं बना सकते क्योंकि इससे ज्यादा जो है वो पीएच चेंज हो जाएगी और इंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या होता है? तो रेक्टिफाइड अल्कोहल इज कॉल्ड एज 95% प्योर अल्कोहल इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड अल्कोहल। एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो 100% प्योर होता है। एंड रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट को इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड करवाएं तो हमारे पास 100% प्योर एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है बनता है। एंड द कैल्शियम ऑक्साइड इज द अब्सॉर्ब इट्स मॉइस्चर, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो उसके मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करे और हम 100% प्योर जो है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल बना सकें। देन डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल है, तो इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट हम इसको नाम देते हैं। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है कि एथेनॉल इज डीनेचर्ड बाय एडिशन ऑफ 10% मेथानॉल टू अवॉइड इट्स यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। सच अल्कोहल इज कॉल्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट। और ये मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो असल में वॉन्ड्स वगैरह की सफाई करने के लिए, इसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनकी सफाई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड द pyridine or acetone can also be used for the denaturing of alcohol. The residue obtained after crystallization of sugar from concentrate sugar cane juice is called as molasses. तो उसको molasses का नाम दिया जाता है। Molasses undergo fermentation in the presence of enzymes. तो कौन कौन से enzymes की मौजूदगी में molasses जो है वो fermentation करता है? तो that is invertase and zyamase. Percentage purity of alcohol in rectified spirit is 95% alcohol होता है, चार्ली ऑप्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चलें तो लोअर अल्कोहल्स आर टॉक्सिक, स्वीट स्मेल, बर्निंग टेस्ट, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हायर अल्कोहल्स आर इनसॉल्युबल। जो हायर अल्कोहल्स है वहां पर जो है वो नॉन पोलर चेन बहुत बड़ी हो जाती है तो इसलिए वाटर के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मैथनॉल एंड एथनॉल आर लिक्विड्स, मीथेन एंड इथेन आर गैसेस। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं रादर देन ये देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, क्योंकि अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े कम होते हैं, लेकिन ये चूंकि पोलर हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अल्कोहल्स रिएक्ट विद अदर रिएजेंट्स इन टू वेज डिपेंड्स ऑन अटैकिंग रिएजेंट्स। रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो कार्बोकेटाइन बन गया और OH नेगेटिव यहां से रिप्लेस कर गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स, जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो तब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। यही चीज आपको मैंने दूसरे लेक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर समझाई थी कि जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाई जाती है तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है। तो अगर आप वहां पर गौर करें तो बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बोकेटाइन बनता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर समझनी है, ठीक है, अपने माइंड में जरा बिठानी है। मैं यहां पर बात यह करूंगा कि अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, किसी रिएक्शन के अंदर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, तो जितना कार्बोकेटाइन बनने वाला स्टेबल होगा उतनी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी आपने देखनी है प्रोडक्ट की, यानी कि कार्बोकेटाइन की। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल है उतना ज्यादा रिएक्टिव है उसका रिएक्टेंट, क्योंकि वो रिएक्टेंट उतनी तेजी के साथ प्रोडक्ट में जाएगा। तो दैट्स वाई जितनी प्रोडक्ट स्टेबल उतना रिएक्टेंट रिएक्टिव। तो हम पढ़ के आते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो टर्शरी अल्कोहल रिएक्टिव है, ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी आप प्रोडक्ट की देख रहे हैं जबकि रिएक्टिविटी आप रिएक्टेंट की देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो देखिए रिएक्टिविटी सेकेंडरी अल्कोहल की फिर कम होगी और प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे लीस्ट स्टेबल है तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है इस केस में। सेकेंड रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, तो OH बॉन्ड इसका जब ब्रेक होता है तो ये बेसिकली हाइड्रोजन डोनेट करता है जो कि इसके एसिडिक रिएक्शन को डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो तब हमारे पास जो है बेसिकली ये OH बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। जैसे कि हमारे पास अगर आप देखें तो इस केस में ये जो एसिटिक एसिड है जब ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो ईस्टर बनता है, एस्टेरिफिकेशन इसको कहते हैं। और एस्टेरिफिकेशन में याद रखिएगा कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कोहल का जबकि CO बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक, तो प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अल्कोहल्स। रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड इज ब्रोकन
ब्रोकन, तो इसके अंदर देखें विद थायोनाइल क्लोराइड पिरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, अल्काइल हाइड्राइड बनते हैं। HCl के साथ रिएक्शन है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, RCl बनता है। एंड देन अमोनिया के साथ रिएक्शन है थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, जिससे अमाइंस बनते हैं। रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड इज ब्रोकन, तो विद सोडियम मेटल है, जैसे कि अगर आप सोडियम मेटल से रिएक्शन को हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एसिड करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाएं तो वहां पर भी ये अपना OH बॉन्ड ब्रेक करता है और हाइड्रोजन को डोनेट करके अल्केन बनाता है। ये रिएक्शन अभी हम पीछे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर देख के आए हैं। अस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बताया विद कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर फॉर्म व्हाइल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। तो ईस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जाके कि ईस्टर्स किस तरह के जो है वो टेस्ट देते हैं, फ्रूटी स्मेल इनकी किस तरह की होती है और कौन सा ईस्टर किस फ्रूट का जो है वो टेस्ट या स्मेल देता है। नेक्स्ट MCQ है व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड द प्रोडक्ट इज, तो इथाइल एसीटेट इससे बनेगा। some other reactions of alcohol to oxidation of alcohols convert them into aldehydes and ketones. Best suited reagent is acid dichromate, potassium dichromate with acidic media अगर आप लेंगे तो ये best reagent है for the oxidation. With primary alcohols on oxidation give aldehyde, अगर primary alcohol की oxidation करवाई जाए तो aldehyde बनते हैं. And with secondary alcohol they will give ketones, while the tertiary alcohols are the resistant to oxidation, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता जिसलिए ये ऑक्सीडेशन नहीं करते और ऑक्सीडेशन ना करने की वजह से ये एलिमिनेशन कर देते हैं और अल्कीन्स बना देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन करवाते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, जबकि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करते और अल्कीन बनाते हैं। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसके अंदर वाटर रिमूव होगा विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन स्ट्रेंथ वेरी एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर आप एट हाई टेम्परेचर रखें तो एथेनॉल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 180 पे अल्कीन बनाएगा और वाटर बनेगा। वाइल अगर आप एट लोअर टेम्परेचर देखें लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 तो इससे ईथर बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ये कंडीशंस याद रखनी है क्योंकि कंडीशंस बेस आपको MCQ पूछा जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो अल्कीन इज द प्रोडक्ट और अगर ये कंडीशंस है तो ईथर इज द प्रोडक्ट। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड PCl3 और PCl5 के साथ भी CO बॉन्ड इस केस में ब्रेक होता है और इससे भी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर होते हैं। K2Cr2O7 एंड H2SO4 जनरेट्स, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है जो कि ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यील्ड्स द प्रोडक्ट, तो अगर आप इसको जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को देखें तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देंगे, दैट इज द प्रोपेनोन। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज अल्कीन इन केस ऑफ, तो अल्कीन कब बनती है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल, तो उस केस में हमारे पास जो है टर्शियरी अल्कोहल ऐसे होते हैं जो अल्कीन देते हैं क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी तो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 द प्रोडक्ट इज, तो PCl5 के साथ अल्काइल हैलाइड बनता है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 इन रेशियो, तो 1:1 के साथ ये रिएक्ट करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, अच्छा सॉरी ये 1:1 के साथ जो है अगर आप देखें यहां पर अभी हमने रिएक्शन देखा है, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन था। तो ये देखें ROH यानी कि अल्कोहल और PCl5 जो है वो 1:1 के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर PCl3 के साथ होता तो फिर ये 3:1 के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं पिछली स्लाइड के ऊपर आया हूं कि आप इसको भी जरा गौर से देखा करें कि कहां पर किस रेशियो के साथ जो है वो रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो लुकास टेस्ट इसके लिए किया जाता है और लुकास टेस्ट क्या है, रिएक्शन विद एसिडिफाइड जिंक क्लोराइड इन द विद HCl, तो HCl के साथ अगर आप जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड बनाता है और साथ में वाटर बनता है। अब अगर आप गौर करें ना तो इस केस में CO बॉन्ड ब्रेक होना है और CO बॉन्ड ब्रेक कौन से रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो फॉर्म ऑयली लेयर इमीडिएटली, ये इमीडिएटली ऑयली लेयर बनाएंगे। बट अगर सेकेंडरी होगा तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म ऑयली लेयर इन अ फ्यू मिनट्स, अबाउट 10 मिनट्स के अंदर बना देते हैं। बट द प्राइमरी अल्कोहल्स आर द लीस्ट रिएक्टिव इन दिस केस, तो दे फॉर्म ऑयली लेयर ऑन हीटिंग, तो ये हीटिंग के ऊपर ऑयली लेयर बनाते हैं। देन इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट है जो कि एथेनॉल और मेथनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज रिएक्टेड विद मेथनॉल एंड एथेनॉल रिस्पेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली
एंड एथेनॉल गिव्स येलो प्रेसिपिटेट कॉल्ड आयोडोफॉर्म, तो जिससे आयोडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो बनते हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो मेथनॉल कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि एथेनॉल इस केस में जो है वो रिएक्शन देगा और आयोडोफॉर्म बनाएगा, जो कि येलो कलर के जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं आयोडोफॉर्म के। अगर आप गौर करें ना तो क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHI3 को फिर क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म, और अगर यहाँ पर Br3 आ जाए तो ब्रोमोफॉर्म, और इसी तरह से फ्लोरोफॉर्म। लेकिन फ्लोरोफॉर्म नहीं बनता क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो विग्रियस रिएक्शन जो है वो होता है। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर विद लुकास रिएजेंट, तो टर्शरी। अगर आप सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो इसमें जो डेल्टा ऑप्शन है वो टर्शरी हमारे पास अल्कोहल है, तो इसलिए वो सबसे इमीडिएटली और फास्टर रिएक्ट जो है वो करेगा। यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, तो मेथनॉल यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट फॉर रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द डीनेचरिंग ऑफ एथेनॉल। और इसके लिए एक लिख लें कि मेथनॉल इज यूज्ड इन द रेसिंग कार्स, जो रेसिंग कार्स होती हैं उसके अंदर भी मेथनॉल एज अ फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है। एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, एज ड्रिंक, एज फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एज अ प्रिजर्वेटिव, तो ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फिनोल की बात करते हैं, डेफिनेशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज फिनोल्स। एन एग्जांपल इज द फिनोल इज सिंपलेस्ट कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोलिक एसिड इज द कॉमन नेम फॉर द फिनोल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डिलिक्विसेंट सॉलिड है। डिलिक्विसेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज डिलिक्विसेंट सॉलिड। फिनोलिक अडोर होती है इसकी स्पेशल, मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर बट कंप्लीटली सॉल्युबल एट 68.5 डिग्री सेल्सियस एंड द पॉइजनस इन नेचर। रिएक्शंस ऑफ फिनोल की तरफ आते हैं, तो रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड, जो OH बॉन्ड की वजह से रिएक्शन है वो असल में इसके एसिडिक रिएक्शन है, और एसिड हमेशा रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ, मेटल्स के साथ, और इसी तरह से एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो देखिए जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो वही एसिड बेस रिएक्शन है, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। जिंक के साथ करवाएं तो बेंजीन बनती है, ये रिडक्शन हो जाती है। और तीसरा इसका ईस्टर फॉर्मेशन है, जब एसिटाइल क्लोराइड से फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं तो ईस्टर फॉर्मेशन जो है वो होती है और साथ में HCl बनता है। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की वजह से इसके जो रिएक्शंस हैं, तो चूंकि OH ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से इट इज आर्दो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये आर्दो और पैरा के ऊपर ही जो है वो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप देखें 20% HNO3 और 298 केल्विन के ऊपर जो है वो आर्दो और पैरा प्रोडक्ट बनती है, बट अगर आप थोड़ा सा हायर जो है वो टेम्परेचर लेते हैं तो ये आर्दो पैरा और आर्दो के ऊपर जो है वो फिर से नाइट्रो आ जाता है, जिसको हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल विच इज कॉल्ड एज द पिक्रिक एसिड, तो इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि पिक्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है फिनोल से। सल्फोनेशन, आर्दो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, अगर आप सल्फोनेशन करवाएं तो आर्दो और पैरा जो है वो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। हेलोजिनेशन करवाने से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, और इसी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की वजह से एज अ टेस्ट यूज किया जा सकता है इस हेलोजिनेशन रिएक्शन को। अगर आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करें तो फिनोल व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देगा, जबकि बेंजीन ऐसा रिएक्शन नहीं देता। हाइड्रोजिनेशन, तो साइक्लोहेक्सानोल जो है वो इससे बनेगा, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी इन सारों के ऊपर, और उससे जो है हमारे पास जो है वो साइक्लोहेक्सानोल बनेगा। Polymerization reaction with formaldehyde, तो reaction take place in presence of acid or alkali, first yield orthohydroxybenzyl alcohol and orthohydroxybenzyl alcohol, para-hydroxybenzyl alcohol, further reaction bakelite, तो जब ये बनते हैं तो पहले जो है वो हमारे पास आर्दोहाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सीबेंजाइल अल्कोहल बनते हैं, और फर्दर रिएक्शन करने पे ये बेकलाइट की फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक पॉलीमर है। एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, तो रिलेटिव एसिडिटी अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन फिनोल, देन अल्कोहल। डिसॉल्व रेडिली इन अल्कलीज, अल्कलीज के अंदर ये बड़ी आसानी से डिसॉल्व होते हैं। टू मच टू इफेक्ट द लिटमस पेपर, इतने वीक होते हैं कि ये लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करते। वीक टू इवॉल्व CO2 फ्रॉम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, बहुत वीक एसिड है। डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.3 इंटू 10⁻⁻10 होता है। फिनोल इज पार्शली soluble in water, solution pH is 5 or 6,
एसिडिटी ऑफ फिनोल मेक इट डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक अल्कोहल, तो इसकी जो एसिडिटी है वो एलिफेटिक अल्कोहल से थोड़ी सी ज्यादा है। रीजन फॉर एसिडिक बिहेवियर, तो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फिनोक्साइड आइन। फिनोक्साइड आइन जो इस केस में बनता है, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कैन बिकम इन्वॉल्व विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द बेंजीन एंड द रेजोनेंस स्टार्ट्स, और जहां पर डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस आ जाती है तो वहां पर जो है ये फिनोक्साइड आइन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जब ये फिनोक्साइड आइन ज्यादा स्टेबल होता है तो यही इसकी एसिडिटी की असर रीजन है कि इसका फिनोक्साइड आइन बड़ा स्टेबल है और ये आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज ओवर फिनोक्साइड आइन है। हालांकि फिनोक्साइड आइन भी ऑप्शन था लेकिन आपने मोस्ट सूटेबल आंसर ढूंढना है, तो मोस्ट सूटेबल यही है कि फिनोक्साइड आइन तो है लेकिन उसके साथ जो चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है। कार्बोलिक एसिड इज अनदर नेम फॉर फिनोल, बीटा ऑप्शन है। बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ द बेंजीन और फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। व्हेन फिनोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो बेंजीन बनती है इससे। एंड व्हेन फिनोल रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। then the which of the following has maximum acidic character, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक तो अल्कोहल एंड फिनोल्स थे और दूसरा इसके अंदर जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स थे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट 2 डेज चूंकि जो है वो हम टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है मिलेगा, तो इसलिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करके ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड हो सकते हैं जिससे आपको इसके टेस्ट और साथ में कीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा बहुत सा मटेरियल जो है वो इसके हवाले से आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर कंसेप्ट मैप्स होंगे जिसके जरिए से बड़ी आसानी से आप इस टॉपिक को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह थर्सडे को अपलोड होगा, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।